नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास कार्यक्रम निशान कमल लक्ष्मी प्रबल। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। कहते हैं कि हर किसी का एक पीक टाइम आता है। इस काल में उसको वह सब मिलता है जिसकी आशा उस व्यक्ति या व्यक्तियों के दल ने की थी। अपने इस स्वर्णिम काल में बुलंदियों की ऊंचाइयों के छूते ऐसे लोगों के साथ अन्य लोग भी जुड़ने को तैयार रहते हैं। ये सब बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये कथन एक बार साबित होता नजर आया है कि अपने गोल्डन पीरियड से गुजर रही बीजेपी पर मां लक्ष्मी की कृपा हुई है। राम मंदिर निर्माण के साल में माता लक्ष्मी ने भगवा दल पर धन वर्षा कर दी है, वो भी इतनी कि भाजपा के बजट में करीब 1/4 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अपने स्वर्णिम दौर से गुजर रही बीजेपी पर हुई माता लक्ष्मी की कृपा। राम मंदिर के कालखंड में बढ़ा बजट, भगवा दल का बढ़ा 1/4 बजट। ये वो वक्त है जब बीजेपी अपने उस दौर से गुजर रही है जिसकी आस उसके नेताओं ने सालों पहले लगाई थी। सपना देखा था कि राम कृष्ण काशी विश्वनाथ जन्मभूमि समेत उसके सालों पुराने वायदे पूरे होंगे। जनता के बीच उसे वायदा निभाने वाले दल के रूप में जाना जाएगा। माना जाएगा कि परिवारवादी दलों से इतर जनता की पार्टी कहलाने वाली बीजेपी ही सबसे बड़ी जनहितैषी है। एक समय महज 2 सांसदों वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के संसद में 303 सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 37% वोट शेयरिंग के साथ ही सत्ता हासिल की थी। साथ में साथी दलों का वोट शेयर 45% था। ऐसे वक्त में अब की बार बीजेपी पर धन की भी जमकर वर्षा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के सुनहरे वक्त में मां लक्ष्मी की किस तरह से कृपा बरसी है, ये आंकड़ों के जरिए साफ हो गया है जब चुनाव आयोग ने पार्टियों के खर्च के आंकड़ों को सार्वजनिक किया। चुनावी चंदे ने बीजेपी की जमकर भरी झोली। 2022-23 में मिलने वाला कुल धन 23% बढ़ा। लगभग 2361 करोड़ रुपए हो गया कुल धन। पिछले साल के मुकाबले 444 करोड़ रुपए मिले ज्यादा। चुनावी बॉन्ड के जरिए बीजेपी को मिला 54% चंदा। पार्टी का खर्च भी 59% बढ़कर हो गया 1361 करोड़ रुपए। पिछले साल ये खर्च 854 करोड़ रुपए रहा। बीजेपी की 2022-23 की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार पार्टी को चुनावी बॉन्डों से 1294 करोड़ रुपए मिले, जो कि पिछले साल के 1033.7 करोड़ रुपए से 25% ज्यादा है। चुनाव आयोग की ओर से सार्वजनिक की गई जानकारी। भारतीय जनता पार्टी पर हुई धन वर्षा में काफी कुछ खास है। व्यक्तियों, कंपनियों और चुनावी ट्रस्टों के दान सहित अन्य स्रोतों से मिला चंदा कुल 648 करोड़ रुपए रहा। ये पिछले साल के 721.7 करोड़ रुपए से कम है। वहीं आजीवन सहयोग निधि से मिलने वाला चंदा पिछले साल के 19.9 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 177.2 करोड़ रुपए हो गया। 2022-23 में बैंकों से कुल ब्याज 237.3 करोड़ रुपए था, जो पिछले वर्ष अर्जित 133.3 करोड़ रुपए के ब्याज से काफी ज्यादा रहा। खर्च पक्ष पर 2022-23 में कुल खर्च का 80% चुनाव और सामान्य प्रचार पर रहा। इस मद पर 1092 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए, जबकि 2021-22 में 645.8 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसमें विज्ञापन और प्रचार पर 844 करोड़ रुपए और यात्रा पर 132 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। साल 1980 में बनी पार्टी बीजेपी के बढ़े बजट का असर अन्य दलों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। इससे उन्हें कितना नुकसान हुआ, अब इसे भी जानिए। कांग्रेस की आमदनी 98, खर्चा रुपया। 2022-23 के दौरान कांग्रेस के खजाने में आई कमी। 2021-22 में कांग्रेस का चंदा था 541 करोड़ रुपए। कांग्रेस का चंदा 541 करोड़ रुपए से घटकर 452 करोड़ पर पहुंचा। कांग्रेस का कुल खर्च 400 करोड़ रुपए से बढ़कर हुआ 467 करोड़ रुपए। 2022-23 में चुनाव बॉन्ड के जरिए योगदान 171 करोड़ रुपए हुआ। इसी तरह अन्य दलों को भी बीजेपी की लोकप्रियता का उठाना पड़ा खामियाजा। सीपीएम का कुल चंदा 141.6 करोड़ रुपए रहा। आम आदमी पार्टी का 85.1 करोड़ रुपए, बसपा का 29.2 करोड़ रुपए। एनपीपी को साल 2022-23 में मिला कुल 7.5 करोड़ रुपए चंदा।
हमारे इस वादे पर किसी को शक है क्या? पूरी ताकत से बताइए, उनके कान फट जाए से बोलो, क्या किसी को शक है क्या? हमारे इस वादे के पर जरा पर भी शक है क्या आपको? ये शक क्यों नहीं है? इसलिए नहीं वो मोदी बोल रहा है कि भाई ये जो वादे करते हैं ये गुमराह करने के लिए नहीं करते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो लगातार देश में अपने पैर पसारती भारतीय जनता पार्टी को जनाधार के साथ साथ वैभव भी मिल रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से मोदी शाह के युग में ये पार्टी आगे बढ़ रही है, वह अर्थशास्त्र में तरक्की के लिए किसी थीसिस का भी काम कर सकती है। हालांकि इस पर अन्य दलों को भी सोचने की जरूरत है कि कैसे बीजेपी की लोकप्रियता से पार पाया जाए और एक बार फिर माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि को अपनी ओर मोड़ा जाए। स्वदेश डेस्क से सुनील बंशीवाल की रिपोर्ट। तो चंदा इकट्ठा करने में बीजेपी ने बाजी मारी है। बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने पेश किए हैं सियासी दलों के आंकड़े और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी प्रवक्ता है, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका स्वदेश न्यूज में। और कुलदीप यादव कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस के पास में ही आना चाहूंगी सर। चंदा इकट्ठा करने में बीजेपी ने तो बाजी मार ली है, लेकिन मतदाता तो कांग्रेस को छोड़ ही रहे हैं। अब कॉरपोरेट घरानों ने भी विश्वास करना छोड़ दिया है। आपकी नीति, नेतृत्व, नियत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवाल खड़े करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2014 से लेकर अब 2024 चल रहा है। आए जब भी चुनाव आता है, चुनाव फंड अगर देखा जाए तो बीजेपी का बढ़ता ही रहा है। तो इससे साबित होता है कि ये उद्योगपतियों का जो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रिश्ता है, एक कांटेक्ट होता है और उद्योगपति अडानी अंबानी जैसे लोग ही फंडिंग कर रहे हैं। तो आम जनता, किसान जो है, किसान, जवान, देश के व्यापारी, जो छोटे व्यापारी है, वो तो फंडिंग नहीं करेंगे। तो ये बीजेपी से कई बार प्रश्न किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी से भी प्रश्न किया गया है, संसद के अंदर किया गया है कि जो फंड आपको मिल रहा है उसके बारे में बताएं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय मौन हो जाते हैं। और जितने भी चुनाव हुए और हर चुनाव में देखा जाए तो इनका जो है चुनाव की जो खर्च है ये हमेशा बढ़ता ही रहा है। तो इसमें साफ पता चलता है कि जिन उद्योगपतियों का ये बीजेपी सरकार फायदा कर रही है, वही लोग फंडिंग करने का काम करते हैं। क्योंकि फंडिंग के माध्यम से देश की जनता को गुमराह किया जाए, देश की आम जनता को जुमले देकर, और जब चुनाव आ जाता है तो उनको थोड़े बहुत पैसे देकर अपने तरफ कन्वर्ट करने का काम किया जाए, ताकि ये उद्योगपति भी बचे रहे। चलिए जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ में शुभेंदु शेखर अवस्थी भी जुड़े हुए हैं। शुभेंदु जी, आप तो मल्टीनेशनल कंपनी की तरह काम करते हैं। आरोप है कि आप मल्टीनेशनल कंपनी के लिए ही काम करते हैं। इस तरीके के आरोप यहाँ पर कांग्रेस की ओर से लगाए गए। अब देखिए, ये क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे और कैसे कहेंगे, ये इनकी मंशा है। सबके जितने भी आपने बताया अभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो चंदा मिलता था वो 100 करोड़ रुपए कम हो गया है, उतना ही हमारा बढ़ गया। लोकप्रियता की बात होती है, जनता देखती है कि किसको हम सपोर्ट करें। और उससे बड़ी बात वैष्णवी जी, अब आप देखिए 23 को आपने बताया अभी 2361 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के इस साल में इकट्ठा हुए हैं। 18 से 20 करोड़ जनता है हमारी जो इस पार्टी की बेसिक जो मेंबर्स हैं। यदि वो 100-150 रुपए भी महीने का दे, मतलब साल का दे दें, तो इतना रुपया इकट्ठा हो जाता है। इसको पॉपुलैरिटी कहते हैं। और इसको आप कांग्रेस के कुलदीप यादव जी कुछ भी कहें, पर मेरा मानना है ये लोकप्रियता और देश को सही दिशा पे ले जाने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी मोदी जी कर रही है, उससे जुड़े हुए लोग, भारत की जनता, जिसमें लगभग 20 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। दूसरा, जो घराने हैं, उद्योग घराने हैं, उनको भी
भारत की इस अर्थ विकास में आगे बढ़ने से जो फायदा होता है तो वो भी मन खोल के बॉन्ड के रूप में देते हैं। कोई ये 2 नंबर का पैसा नहीं है, बॉन्ड के थ्रू सच्चा पैसा है जिसकी जानकारी समय समय पर सभी को दी जाती है। चलिए जवाब ले लेते हैं, हमारे साथ में कुलदीप यादव जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, ये बीजेपी की लोकप्रियता है ऐसा बीजेपी का कहना है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि डोनेट फॉर देश के अभियान आपने शुरू किया था, लेकिन उससे भी कोई फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। देखिए, सीधी स्पष्ट बात है कि कांग्रेस ने हमेशा देश के हित में काम करने का काम किया है, लेकिन देश को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी जिस दिशा में ले जा रहे हैं, अभी संसद के अंदर उनका एक स्पीच वायरल हो रहा है। मोदी जी ने कहा कि अगर पैर में कीली लगती है तो हाथ फटाक से उसको निकालने का काम करता है। तो मैं सीधा बीजेपी के हमारे प्रवक्ता जी से ही मेरा प्रश्न रहेगा, जब मणिपुर चल रहा था, इन बीरेन सिंह जी किस प्रकार से पल्ले झाड़ने का काम किए? बोले ऐसी हजारों घटनाएं यहाँ पे घट रही हैं, तो वह हाथ क्यों पैर तक नहीं पहुंचा? क्या मणिपुर हमारे देश का एक हिस्सा नहीं था? बातें कह लेना और प्रत्यक्ष उसको दर्शाना, ये बीजेपी की कभी नीतियां नहीं रही। और इन्होंने कहा कि लोकप्रियता बढ़ी है, आपकी लोकप्रियता नहीं बढ़ी है। आपने देश को भ्रष्टाचार के कुएं में ले का काम किया है। आपने उद्योगपतियों की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी बोला करते थे कि मैं देश का चौकीदार हूं। आप देश का चौकीदार उद्योगपतियों का चौकीदारी कर रहे हैं। आप बताइए, आप चौकीदार किसान का किए, आप चौकीदारी हमारे देश के जवान का किए, आप हमारे देश की बहन बेटियों का किए, आपकी चौकीदारी मणिपुर पे क्यों नहीं कायम हुआ? ये लोकप्रियता नहीं है, ये आप सब देश को एक अंधकार की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं, हमारे साथ में शुभेंदु जुड़े हुए हैं। शुभेंदु जी, यहाँ पर उद्योगपतियों की सरकार कहा है, लेकिन एक सवाल है कि आप 10 साल से हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ब्लैक पेपर जारी किया है और 141 विधायक आपने 10 सालों में खरीदे हैं। साम दाम दंड भेद की नीति आप अपनाते हैं? सबसे पहला ये शब्द जो खरीदे हैं इसको मैं नकारता हूं। उन्होंने वैष्णवी अपने आप अपनी पार्टी को छोड़कर हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है, और ये पहली बार नहीं है राजनीति में कि एक पार्टी दूसरी पार्टी में लोग आते हैं जाते हैं। तो खरीदना फरोख्त हमारी पार्टी ना करती है ना सोचती है। हमारी विचारधारा से जुड़कर और कांग्रेस की मरती हुई पार्टी को छोड़कर या इस तरीके की और मरती हुई पार्टियों को छोड़कर यदि कुछ विधायक हमारी पार्टी में आते हैं तो उनको बिना किसी शर्त के लिए से जोड़ा जाता है, पहला विषय। दूसरा विषय, इन्होंने कहा कि मणिपुर का विषय वैसे ही आज का नहीं है, पर हम इनको याद दिला दें कि इन्होंने अपने समय पर वहां पर जाके तोपें भी जोड़ी हैं, वहां पे भी बम ब्लास्ट भी किए हैं, तब भी ये 141 इस तरीके के झगड़े इनके शासनकाल पे हुए जिसको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो इन्होंने कील निकालने का काम नहीं, कील और ठोकने का काम किया था, ये समझ ले कुलदीप जी आप। दूसरी चीज, जगह जगह पर वैष्णवी, जगह जगह पर जो लोकप्रियता बढ़ती है और दूसरी पार्टियों को लोग देखते हैं जब कि विपक्ष बिल्कुल आधारहीन बैठा है, विपक्ष के अंदर टुकड़े हो रखे हैं। अभी आपने देखा बिहार में किस तरीके से इनकी सरकार जो इनके साथ में थी अलग हो गए, ममता जी ने अलग कर दिया। सब लोगों ने जो इनका इंडिया गठबंधन को तोड़ तोड़ के इतना छोटा कर दिया, तब जनता को लगता है कि आज की तारीख में इस देश को आगे ले जाने वाला कौन। तो कुलदीप जी, अपनी जबान को झांक के देखो, यहाँ प्रवक्ता बन के खाली बोलने से कुछ नहीं होता। आज 10 लोगों के बीच में बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि 9 लोग ये कहते हैं इस भारत को यदि परम वैभव पर ले जाना है, इस भारत को आगे बढ़ाना है, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ले जा सकती है। और कांग्रेस चाहे वो काला पत्र लाए, नीला पत्र लाए या सफेद पत्र लाए, उससे कुछ नहीं होना है। उनके पास कोई लीडर नहीं है। कई बार कांग्रेस ने लॉन्च करने की कोशिश करी
लॉन्चर के साथ। लॉन्चर भी ठीक रहता है, पर जो उसके अंदर जो बम है वो आगे बढ़ता ही नहीं है, वो फुटता ही नहीं है। वो उसी तरीके से राहुल गांधी जी रहते हैं, चाहे कितनी यात्रा निकलवा लो, जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मेरा मानना है कि कांग्रेस को एक अच्छा नेतृत्व देना चाहिए, लोकतंत्र के अंदर एक अच्छा विपक्ष होने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी को हटाकर किसी और पर केंद्रित किया जाए तो शायद ये कुछ काम बन पाए। चलिए कुलदीप जी से जवाब ले लेते हैं। कुलदीप जी हमारे साथ में बने हुए हैं। कुलदीप जी, यहाँ पर बात करें तो कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है, ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पिछड़ रही है, और इलेक्शन कमीशन ने जो आंकड़े सियासी दलों के पेश किए हैं उससे भी साफ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि क्या वजह है इसकी कि कांग्रेस चंदा भी इकट्ठा नहीं कर पा रही है? देखिए, सीधी स्पष्ट बात है, कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचारियों को दूर रखने का काम किया है, और उन्हीं भ्रष्टाचारियों को बीजेपी के लोग अपनी पार्टी में जगह देते हैं, और ये चुनाव जीतने के लिए हमारे नेताओं को खरीदने का भी काम करते हैं। और रही बात, इन्होंने कहा कि लोकप्रियता की, तो मैं सीधा स्पष्ट इनसे सवाल मेरा ये रहेगा कि आज देश की जो दशा बीजेपी द्वारा बनाई गई है और चरित्र हमारे कांग्रेस का हमें दर्शाते हैं कि राहुल गांधी जी अच्छा नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ही एक वादा था कि मैं 40 दिन बाद जनता के बीच में चौक चौराहे पे खड़े होकर मैं जवाबदेही का जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन आज 10 साल के ऊपर होते जा रहा है, आप बताइए किस जगह पर या किस मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री जी अपनी जवाबदेही देने का काम किए, और किस चौक चौराहे पे खड़े होकर मोदी जी ने जनता के सामने अपनी जवाबदेही देने का काम किया है। आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो, चलिए इसका जवाब नहीं लेते हैं, हमारे साथ में शुभेंदु जुड़े हुए हैं। शुभेंदु जी, इसका जवाब दीजिए जो कुलदीप जी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप तो लगाएंगे। आपने कभी देखा होगा कि कभी मोदी जी ने ऐसा बोला क्या कि हम चौक चौराहे पे खड़े होकर जवाब देंगे? जवाब क्या होता है ये आप समझिए कुलदीप जी। जब आप 3 किलोमीटर रोड पर डे बनाते थे नेशनल हाईवे की, तो अब हम 90 किलोमीटर रोड बनाते हैं, ये जवाब है आपको पर डे। और आप सोचिए, जब आपने 70 सालों में खाली 71 एयरपोर्ट बनाए और हमने 10 सालों में 75 एयरपोर्ट और जोड़ दिए, अब इस समय 150 एयरपोर्ट है, इसको कहते हैं जवाब। जिस प्रश्न को आप लोग रोते रहे कि कश्मीर से धारा 370 नहीं हट सकती है, खून खराबा हो जाएगा, दुनिया भर में समस्या हो जाएगी, उसका 370 और 35 से हटाकर हमने आपको जवाब दिया, इसको कहते हैं जवाब। उसके बाद आप समझिए, जहां ट्रिपल तलाक महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बहनों के लिए खराब होता था, उस पर आप हाथ नहीं लगाते थे कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो आपकी तुष्टीकरण से आपसे जुड़ा हुआ है वो क्या जवाब देगा। उन महिलाओं के लिए भी ट्रिपल तलाक हटाकर आपको जवाब दिया है। और फिर समझिए, राम मंदिर जिसके लिए हम लोगों ने अपने सभी मैनिफेस्टो में और पिछले 500 सालों से हम लगे थे, उसको भी भव्य राम मंदिर के निर्माण कर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके आपको जवाब दिया है। जवाब रोड पर खड़े होके नहीं दिया जाता, जवाब आवाज में प्रवक्ताओं के रूप में नहीं दिया जाता, जवाब दिया जाता है काम करके, और भारत की जनता को काम करके दिया है। जहां पर 1 एम्स होता था, आज 7 एम्स हैं, 7 IIT होते थे, आज 21 IITs हैं। तो ये जिस तरीके से भारत का निर्माण हो रहा है, जो रोडें बनती हैं, आज ऐसी रोड बन गई है कि भारत में ऐसी रोडों को बनता देख हमको लगता है कि विदेश भी अब हमसे डरने लगे हैं कि ऐसी अच्छी रोडें भारत में भी हो सकती हैं। ऐसे नेशनल हाईवे बना रहे हैं। और फिर तो रेलवे की स्थिति तो आपने देखी है, हमेशा का हमेशा लॉस में रहने वाला रेलवे आज हर साल कितनी गाड़ियां ऐड कर रहा है। कुलदीप जी, बीजेपी की सरकार में लगातार विकास हो रहा है, ये कहना है शुभेंदु जी का, और लगातार प्रगति की ओर पर देश बढ़ रहा है बीजेपी की सरकार में। ऐसा नहीं है कि जवाब सिर्फ बातों से दिया जाए, कामों से जवाब दिया जाता है, ये कहना है यहाँ पर साफ। बहुत अच्छा, इन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया। तो मैं सीधा एयरपोर्ट की बात की है कि इन्होंने एयरपोर्ट बनाया। प्रधानमंत्री मोदी जी कहा करते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज की सफर करेगा। महोदय जी, आप कभी
इन ट्रेनों के हालात को देखिए, किस प्रकार से जिस आम जनता की आप वोट लेने का काम करते हैं, उस जनता के दुखों को देखने का काम करिए। कितने पूरे तरीके से भर भर के अन्य प्रदेशों में ले जाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, इन राज्यों के जो युवा हैं हमारे, आप 2 करोड़ नौकरी देने की बात किए थे, वो आज देश की युवा किस तरह भूसे की तरह भरकर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा ऐसे राज्यों में जा रहे हैं रोजगार के लिए, और हमारे देश के युवा देश छोड़ के विदेश जा रहे हैं। आप इन नीतियों पे बात कर रहे हैं, आपने देश के लिए किया क्या है? आपने देश में सिर्फ कागजों पे जो करने का काम किया है वो देश की जनता जान रही है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात का है कि आप यही बार बार प्रश्न उठाएंगे कि ईवीएम, हर जगह तानाशाह और हर जगह खरीदारी जो आप कर रहे हैं, इससे देश का विकास नहीं होगा, इससे उद्योगपतियों का विकास होगा। अगर आप अच्छा सोचेंगे हमारे देश के किसान की, आपने बोला आय दुगनी करेंगे, आए दिन अगर आप देखिए पूरे भारत में कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इस बात पे आप सबको फोकस देना चाहिए। जो अन्नदाता है उनके लिए आपने कुछ नहीं किया। 1.5 साल यही दिल्ली के और हरियाणा के बॉर्डरों पे, उनके रास्तों पे कीलियां ठुकवाने का काम किया और उनको भी आतंकवादी कहने का काम किया। शुभेंदु जी, हर चीज में आप खरीदारी करते हैं, इस तरीके का आरोप है। इसके साथ ही एक सवाल और है कि ये आरोप भी लगा है कि इलेक्टोरल बोर्ड में भी हेरफेर करते हैं। देखो वैष्णवी, जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया सभी विपक्ष की पार्टियों को कि आप अपने एक्सपर्ट को लेके आइए, ये मशीनें यहाँ रखी हुई हैं, किसी भी एक मशीन को चेंज करके बताइए या उसके अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो पूरा समय दिया गया, 15 दिन का और समय दिया गया। कोई भी विपक्ष की पार्टी आया तक नहीं। खाली ये सब लोग ये विषय उठाते हैं जब हम इस तरीके की कोई डिबेट करते हैं, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, और उसमें उनको यही ईवीएम का नाम लेके अपनी खिसियात को कम करते हैं। जहां तक इन्होंने बात करी नाविकों की, भारत की नाविकों की स्थितियां ये लास्ट 10 साल में तो हुई नहीं है। ये तो आपने 70 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, देश को और गरीब बनाया, दूसरे देशों से सामान मंगाकर, चाइना से सामान मंगाकर भारत को खाली एक व्यापार का केंद्र बनाया। आज उसी भारत में लोकल फॉर वोकल, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाए, इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, और उसमें विदेश की बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं और वहां पे भारत में वो अपनी फैक्ट्रियां लगा रही हैं, उसमें उनको जॉब मिल रहा है। पर ऐसा जो आपने 70 सालों में देश को खराब किया, बर्बाद किया, खाली एक परिवार के लिए काम किया, और चाइना ऐसे मतलब देशों से केवल और केवल सामानों का आयात करने का ही काम किया। यहाँ पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप जारी रहेंगे, लेकिन क्योंकि चंदा इकट्ठा करने में बीजेपी ने बाजी मारी है और इसके नतीजे तो लोकसभा चुनाव में ही देखने को मिलेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो चंदा इकट्ठा करने में बीजेपी ने बाजी मारी है और इलेक्शन कमीशन ने सियासी दलों के आंकड़े पेश किए हैं, और इसके बाद से ही लगातार सियासत देखने को मिल रही है। कई तरह के आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं, वहीं बीजेपी की ओर से भी कई तरह की बातें कही जा रही है। फिलहाल निशान कमल लक्ष्मी प्रबल कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।